हेलो स्टूडेंट्स, मैं संदीप सिंह वेलकम करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जहां पर मिलता है आपको फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7 टू 12th। मतलब यहां पे कुछ चैप्टर्स देखने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई सा भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना पड़ता है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वालिटी कंटेंट एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि हम मिला करते हैं हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ, और हम डिस्कस कर रहे हैं साथ मिलकर के चैप्टर नंबर 3 सरल रेखा में गति के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। अच्छा, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के हमने 3 पार्ट खत्म कर लिए हैं। अब इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे चौथे पार्ट में हमारे जो अभ्यास प्रश्न के अंतर्गत अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उसकी। अब अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न क्यों कर ले भाई? तो मैंने इनिशियली ही कहा था कि अगर आपको किसी भी तरीके की कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो कि कंपलसरी ही है, आपको बैठना ही है, क्योंकि ये जितने भी एग्जामिनेशंस होते हैं वो सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड होते हैं, और एनसीईआरटी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ही बिल्ड करती है। तो भैया ये जो सेगमेंट है ना, ये जो सेशन है ना, जिसके अंतर्गत हमने एनसीईआरटी के हर एक क्वेश्चन को देखा, उसके पीछे हमने पाया कि हर क्वेश्चन एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए तरीके पर आधारित था, और जितने भी टॉपिक को पढ़ते समय हमने समझा था, एनालाइज किया था, वो एक्चुअली उसी तरीके से था या फिर कुछ डिफरेंट हो रहा था। मतलब जो क्रैक्स थे या फिर थोड़े बहुत जो डाउट्स थे, या थोड़ा सा हमने ऐसे ओवरऑल टाइप देखा था, वो सब कुछ खत्म हो गया। मतलब क्या भाई, आपके अब कोई से भी डाउट्स नहीं बचे, कोई से भी ऐसे पोर्शंस नहीं बचे जहां से कि आप ये कह सके कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना थोड़ा सा कमजोर रह गया ना। भाई कुछ भी कमजोर नहीं है, अब सब कुछ स्ट्रांग है, और उसको और पुख्ता करने के लिए अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न कर रहे हैं, जहां से हम कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। मतलब ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, इसमें जो हम लोगों ने जितनी मैथमेटिकल कंसेप्शन पढ़ रखी है उन सबको अब चलिए अप्लाई करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। तो शुरू करें क्या? तो भैया बिल्कुल शुरू कर लिया जाए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आज के सेशन का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट टू 22nd क्वेश्चन तक हमारा मेन एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। यह एडिशनल एक्सरसाइज है, अतिरिक्त अभ्यास। आइए भाई देखिए क्या इसको। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यहां पे कि कोई 3 पहिए वाला स्कूटर अपनी विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। अब ये 3 पहिए वाला स्कूटर है, ये दबाए चले चले जा रहे हैं, गिरने का भी डर नहीं है, 3 पहिए का है ना। चलिए देखा होगा भाई सभी ने, ठीक। आइए तो कहे क्या रहे इसके अंतर्गत कि भाई ये जो 3 पहिए वाला स्कूटर है, मतलब इसको 2 तरीके में समझ सकते हैं। या तो जो भी हमारे जो दिव्यांग पर्सन्स होते हैं उनके लिए यूज होती है, या फिर मैं ऑटो समझ लेता हूं। ऑटो भी तो इसी तरीके का 3 पहिए वाला ऑटो, खत्म। आइए, विरामावस्था से गति प्रारंभ करता है। अच्छा, विरामावस्था से गति प्रारंभ करता मतलब प्रारंभिक वेग 0 है ना, बिल्कुल। आइए, फिर 10 सेकेंड तक किसी सीधी सड़क पे, मतलब क्या सीधी सड़क से कि वो कहीं मुड़ा नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, यानी उसका जो विस्थापन होगा और जो दूरी तय होगी वो दोनों बराबर हो जाएगी, ठीक है ना। मतलब जो चाल होगी उसको अब हम वेग कह रहे होंगे, क्योंकि दिशा भी है इसमें इंक्लूड, ठीक है। सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलता है। इसके बाद वह एक समान वेग से चलता है। स्कूटर द्वारा nवें सेकेंड, मतलब n की वैल्यू क्या है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा करके ले सकते हैं। nवें सेकेंड में तय की गई दूरी को n के सापेक्ष आलेखित कीजिए। आप क्या आशा करते हैं कि त्वरित गति के दौरान यह ग्राफ कोई सरल रेखा है या कोई परवल है? आई थिंक अभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि ये एक स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमको एक ग्राफ प्लॉट करना है, और उस ग्राफ से हमको ये पता करके लाना है कि क्या जो ग्राफ मिलेगा मुझे वो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर वो परवलय। अच्छा, परवलय आकार होगी मतलब वो असमान चाल हो जाएगा, और अगर स्ट्रेट लाइन मिल रही है मतलब वो एक समान चाल होगा। तो मुझे ग्राफ किसके किसके बीच में प्लॉट करना है भाई? सबसे पहले तो मैं इसकी बात करूंगा। तो ग्राफ मुझे प्लॉट करना है यहां पर S और SN के बीच में, ठीक है ना। S और SN, S मतलब क्या भाई, विस्थापन, और SN मतलब nवें सेकंड पे जो विस्थापन है, इनके बीच में ये देखना है कि क्या स्ट्रेट लाइन है या वो परवलयाकार है। मतलब क्या ये इस तरीके की कोई लाइन कर्व बनती है या फिर कुछ ऐसा बनता है, ठीक है।
इन दोनों में से क्या आता है? तो भाई ऐसे तुक्के में तो कुछ लिख नहीं पाऊंगा, मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले जो गिवन डेटा है उसको लिखता हूं। मैं सभी के लिए पहले वैल्यूज निकालूंगा, इसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। मुझे जो क्वेश्चन में मिला था वो मिला था 0 मीटर पर सेकेंड यू प्रारंभिक वेग। क्लियर हूं मैं? क्यों भाई? क्योंकि यह विरामावस्था से चला था, रुकी थी, शुरुआत में रुकी थी वो, फिर 10 सेकेंड तक सीधी सड़क पर 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब ये क्या है? त्वरण 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे कह दिया मैंने? अपनी मर्जी से। क्या त्वरण? नहीं भाई, मैंने मर्जी तो मेरी ही थी, लेकिन यहां गिवन था क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मीटर पर स्क्वायर सेकेंड अगर मुझे गिवन होता है, इसका मतलब वो त्वरण होता है। आगे और बढ़ लिया जाए तो अगला पॉइंट ये कह रहे हैं भाई कि यहां पर 10 सेकेंड तक इसको चलानी है सीधी सड़क पे, मतलब टाइम कितना लेकर के चलना भाई? 10 सेकेंड तक। और सीधी सड़क पे चलानी है जहां पर n की जो वैल्यू है वो लिख सकता हूं मैं 1 2 3 4 5 अप टू आगे चलता रहेगा। आइए चलिए इसको जरा सॉल्व किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला ही काम है कि मुझे जो nth टर्म के लिए हमने पढ़ा हुआ है, nth टर्म के लिए, मैं उसको अब यूज करता हूं। ठीक है, आज आगे ये बारी कि अब जो हमने ये चीजें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स के टाइम पर भी देखा था और इस चैप्टर के अंतर्गत भी देखा था, इसको यूज करो। इस nth टर्म के लिए हमने फॉर्म बनाया था u प्लस, ठीक है ना, a/2 n-1। ठीक है, सॉरी, ये 2n-1 भाई, 2n-1 ये हमारा फॉर्म था। अब इसी फॉर्म के अकॉर्डिंगली हम n की जगह पे वैल्यूज रखते जाएंगे और एस n निकालते चले जाएंगे। ठीक, तो कैसे निकालूं मैं? तो सबसे पहला तो मैं इसी के अंदर काम करता हूं, मैं लिखता हूं चूंकि u की वैल्यू 0 है, ठीक है ना, चूंकि u की वैल्यू जो है वो 0 है और जो a की वैल्यू है वो कितनी है भाई? तो a की वैल्यू है 1, तो मैं इसको रख देता हूं 1। इसमें पुटअप करते हैं तो एस nth टर्म के लिए जो फॉर्म बन जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई? 0 प्लस 1/2 times of 2n-1. That means SNth is equals to 1/2 times of 2n-1. ठीक है ना? अब चलिए अब निकालना शुरू करता हूं मैं। अब क्या निकालूंगा भाई? तो मैं निकालना शुरू करूंगा एक एक करके सभी के मान। कैसे? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं S1। S1 कहने का मतलब क्या? n की जगह पे 1 रखना है, ठीक है ना? आइए रख दीजिए। तो 1/2 2n मतलब क्या भाई? तो 2 into 1 minus 1, दैट इज, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 minus 1 दैट मीन्स क्या? 1, मतलब 0.5। अच्छा, ये सब मीटर में चलेंगे, ठीक है ना? इसी तरीके से मैं S2 की बात करता हूं। S2 के लिए आप क्या कहेंगे भाई? तो S2 की जगह पे आपको n की जगह पे, इस n की जगह पे 2 लिखना है, तो कितना हो जाएगा? 1/2 2 into 2 minus 1 दैट इज कितना हो गया? 2 2 4 4 minus 1 3/2 मतलब 1.5 मीटर। इसी तरीके से मैं S3 निकालता हूं। S3 कितना हो जाएगा? अब डायरेक्टली लिख लूं, चलेगा क्या भाई? 1/2 2 into 3 2 into 3, चलिए मैं लिख के ही करता हूं, कोई दिक्कत नहीं, -1। अब इसको कितना करो? 3 2 6 minus 1 मतलब 5/2, दैट मीन्स 2.5 मीटर। ठीक इसी प्रकार से अगर आप S4 की बात करते हैं तो 1/2 2 into 4 minus 1 दैट इज 4 दूनी 8 में से 1 गया, कितना बचेगा भाई? 7/2। 7/2 मतलब क्या? 3.5 मीटर। अच्छा, इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएं तो मुझे मिलने वाला है क्या भाई? S5। S5 बता दीजिए भाई। 1/2 2 into 5 minus 1 है ना, 2 into 5 मतलब 10 minus 1 9/2, 2 into 2 सॉरी 1/2 भाई, 1/2 है ना, 2 into 5 minus 1, ठीक है, मतलब ये कितना बच गया? तो 10 में से यानी 9/2 मतलब क्या भाई? तो ये हो गया 4.5। इसी प्रकार से मैं करूंगा क्या भाई? S6 S7 S8 S9 एंड S10। तो एक काम करता हूं, आप अगर एक ऑर्डर देख रहे होंगे तो ये 0.5 1.5 2.5 3.5, आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.5 आया, ये अगला आएगा 11/2 मतलब ये आ जाएगा 5.5, ये आ जाएगा अपना 13/2 मतलब ये आ जाएगा 6.5, इसी तरीके से 7.5 8.5 एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। ये 6.5,
उसी प्रकार से S8, S9 एंड S10 के लिए करेंगे तो ये 7.5, ये 8.5 और S10 के लिए करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9.5। ठीक है, मतलब अब इतनी सी बात समझ में आ गई है कि ये बिल्कुल लीनियर ऑर्डर में बढ़ रहा है। देखिए एक एक करके बढ़ा, एक कदम अगर आप चल रहे हैं यहां पर तो वहां पर आउटपुट भी एक कदम ही आगे बढ़ रहा है। इनपुट और आउटपुट का क्या मतलब भाई, मैं 1 लिख रहा हूं तो 0.5 आता, 2 आया मतलब एक पॉइंट यहां से यहां तक आने में मैं क्या हुआ, एक पॉइंट यहां से यहां तक आने में बढ़ा, तो ये देखिए एक पॉइंट ही बढ़ा। ये 2 से 3 आए तो ये एक पॉइंट ही बढ़ा। जब भी आपको ऐसा दिखे, मैं वैसे तो ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखाऊंगा, बट स्टिल आप दिमाग में ऐसा सोच सकते हैं, जब भी इस तरीके की बातें आनी शुरू हो जाए आप समझ जाओ भैया कि ये स्ट्रेट लाइन है। समान परिवर्तन हो इनपुट में और आउटपुट में भी तो ये समानुपाती है और सेम चलने वाला लीनियर है। आइए तो बनाते जरा इसके लिए ग्राफ, मैं इसमें प्लॉट कर लूं, मैं यहां पे प्लॉटिंग्स डालता हूं। ये 10 तक बनाना भाई, 1 2 3 4 बराबर हो जा भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, लगभग लगभग बराबर है। ठीक, इनकी नेमिंग्स अगर मैं कर दूं तो ये क्या है भाई, ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, पुछ हो रहा है यार, ऊपर करते हैं, आ जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 पॉइंट्स हो गए। अब इसी तरीके से हमें बनाना है क्या, वर्टिकल एक्सिस पे भी। तो वर्टिकल एक्सिस पे जब मैं बनाऊंगा तो मैं एक काम कर लेता हूं, देखिए इसमें इसके वैल्यूज जो है ये 1 मतलब 0.5 से लेकर के 9.5 तक आए, तो काम करते हैं इसको भी 1 2 ही बनाता हूं मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 0.5 से शुरू करना है मुझे, जो पॉइंट्स मिलने वाले हैं वो पॉइंट्स में अगर शो करूं तो देखिए एक पॉइंट तो यहां मिल जाएगा, अगला पॉइंट यहां मिलेगा, है ना, अगला पॉइंट इन दोनों के मिड में, अगला पॉइंट इन दोनों के मिड में, अगला पॉइंट इन दोनों के, अगला यहाँ पे, अगला यहाँ पे, अगला यहाँ पे। ये पॉइंट्स मुझे मिलने वाले हैं जो बीच बीच में बना रहा हूं। ठीक है, ये जो बीच बीच में पॉइंट्स बने हैं यही पॉइंट्स मुझे फाइनली मिलने वाले हैं, क्योंकि जो हम देख पा रहे होंगे अगर हम इस ग्राफ से, तो इस ग्राफ से मुझे दिख रहा है कि भाई सबसे पहला पॉइंट 1 पे, मतलब s की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, s की वैल्यू कितनी है भाई, n की वैल्यू 1 है, मतलब s1 पे जो मुझे s1 जो मिला है वो मिला है कितना भाई, 0.5। तो ये 1, 0.5 यहां मिलेगा, यहां पे। इसी तरीके से 2 पे 1.5, तो 2 और ये 1.5। इसी तरीके से 3 और यहां पे मिलेगा 2.5, ये पॉइंट। इसी तरीके से ये 4 पे 3.5। मतलब अगर इन सभी को मैं ज्वाइन करना चाहूं तो मुझे इस तरीके से एक ज्वाइन होकर के, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। आप तो सभी पॉइंट्स पे बना करके देख सकते हैं बिल्कुल इत्मीनान से। मैं इसको डॉटेड कर देता हूं क्योंकि ये हमने यहां से परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए हैं ताकि इसको प्लॉट किया जा सके। ठीक है, अब देख लीजिए भाई, बन गया, ये चलता चला जाएगा। अगर आप सारे ही पॉइंट्स इस पे मैच करने की कोशिश करेंगे तो ये 10 पे 9.5 आपको यहां पे मिल जाएगा, 10 पे बिल्कुल 9.5 आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको दिख रहा होगा कि ये क्या बन रहा है भाई, जो इन्होंने कहा था कि क्या बनना चाहिए, क्या वो त्वरित गति के दौरान यह ग्राफ कोई सरल रेखा है या परवल है, तो क्या दिख रही है, ये सरल रेखा है। मतलब आंसर में हम इसको लिख सकते हैं, ये क्या दिख रही है, ये मुझे दिख रही है सरल रेखा। आसान था ना, बहुत ही आसान था भाई। ठीक है, लेकिन मैंने इनिशियली कहा था ना कि जो एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इसीलिए गिवन होते हैं ताकि ये सारे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्डअप हो जाए, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। ठीक, चलिए, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं भाई, पॉज करके आप एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने अगले पोर्शन पे एंड डिस्कस करते हैं हम जरा हमारे क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में क्या कह रहे हैं, 24 में कह रहे हैं कि एक स्थिर लिफ्ट में जो ऊपर से खुली है, ऊपर से भाई उसके हेड पोजीशन से खुला है, कोई बालक खड़ा है, वो अपने पूरे जोर से एक गेंद को ऊपर की तरफ फेंकता है। ठीक है भैया, फेंक दिया किसी प्रारंभिक चाल 49 मीटर पर सेकेंड से, जो फेंक रहा है ना उसकी प्रारंभिक चाल कितनी है भाई, 49 मीटर पर सेकेंड। अब क्या होगा भाई, उसके हाथों में गेंद के वापस आने में,
उसके हाथ में गेंद क्या हो जाए, वापस आ जाए, कितना समय लगेगा। यदि लिफ्ट जो है वो ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से गति करना प्रारंभ कर दे और वह बालक फिर गेंद को, दो केसेस हो गए भाई, यहां तक एक बात खत्म हो गई। यहां के बाद फिर से एक बात करना शुरू कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि लिफ्ट अब चलना शुरू, उसके हाथ में अब गेंद है और लिफ्ट चलना शुरू हो गई ऊपर की तरफ, फिर वो बॉल को ऊपर की तरफ फेंकता है तो उसके हाथ में कितनी देर में गेंद वापस लौट करके आ जाएगी। आप चाहें तो भैया पहले ट्राई कर सकते हैं, सोच सकते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया है और आप बना भी चुके होंगे। खैर मैं बनाता हूं। हमने ऐसा देखा था यहाँ पे कि लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ खुला, ठीक है भाई, ये एक लिफ्ट है जो कि ऊपर की तरफ से इसका जो हेड है ये खुला हुआ है। अब क्या करना है, कोई बालक खड़ा है, एक बालक को खड़ा कर देते भाई, ये यहां पे खड़े हैं भाई साहब, और इन्होंने जोर से एक गेंद को ऊपर की तरफ उछाल दिया। क्या किया है, पूरे दम लगा के, पूरी ताकत के साथ में इन्होंने ऊपर की तरफ इस गेंद को क्या किया है, उछाल दिया। अब हो क्या रहा है, तो देखिए जिसकी प्रारंभिक चाल 49 मीटर पर सेकंड है, जो गेंद को ऊपर की तरफ फेंका है, ये कितने से चलनी शुरू हुई, 49 मीटर प्रति सेकंड से ये चलनी शुरू हो गई है गेंद। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि उसके हाथों में गेंद वापस आने में कितना समय लगेगा। टाइम निकालना है मुझे, टाइम निकालना है ये पूरा, जाने और वापस आने। मतलब ये गेंद जब फेंका होगा तो एक यहां पोजीशन होगी, यहां तक ये गेंद गई होगी, फिर वापस ये गेंद नीचे की तरफ आ गई होगी, तो ये जाने और आने में, मतलब ऐसा बना लेता हूं मैं ताकि आपको दिखे, जाने और आने में, यहां से ये बॉल ऐसा जानी है और वापस ये लौट करके आनी, ये जाने और आने में लगा हुआ समय ज्ञात करना है। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि मैं ये पता कर लेता हूं कि जाने में अगर t सेकंड लगा हो तो आने में भी तो t सेकंड ही लगेगा ना। टोटल टाइम पता करने के लिए सिर्फ एक साइड का पता कर लेता हूं कि ये मैक्सिमम हाइट जब यहां पहुंच जाएगी, तो जब मैक्सिमम हाइट पर गेंद पहुंचेगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। भाई 0 मीटर पर सेकंड क्यों हो रही है, क्योंकि बॉल जैसे ही इन्होंने थ्रो किया होगा तो भैया इसके ऊपर एक फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और उसके कारण यहां पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रही होगी, यहां पे गुरुत्वीय त्वरण, और ये गुरुत्वीय त्वरण इसको नीचे की तरफ खींच रही होगी। कितने से भाई, तो यहां पर अगर वैल्यू नहीं दी है तो मैं लिख लेता हूं G इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए कहीं पर 10 लेना होता है जी की वैल्यू, तो वो कहते हैं क्वेश्चन में कि भाई जी की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, या फिर मुझे भी ऐसा कुछ समझ में आ रहा है 9.8 है और ये 49 है, अगर डेसिमल्स करूंगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैं 10 नहीं ले रहा, 9.8 ले रहा हूं। ये हमें घर से याद रखने वाली वैल्यू है, ये क्लास 9 से ही हमें याद है भाई, जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब चलिए शुरू करते हैं हम काम को। क्या करें भाई, तो यहां पर सिंपली शुरू करने से पहले हम लिख लेते हैं डेटा। तो देखिए हमें यहां पर गिवन है u की वैल्यू 49 मीटर पर सेकेंड, ठीक। इसके बाद मुझे यहां पर गिवन है वो है g अर्थात त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन मैं यहां पे माइनस लगा देता हूं और यहां पे कॉमनली यहां पर लिख दे रहा हूं, ये क्यों माइनस लगाया मैंने, क्योंकि ये बॉल किधर की तरफ जा रही है, ऊपर की ओर। अगर बॉल को ऊपर की तरफ फेंका है, ठीक है ना, अगर बॉल को ऊपर की ओर फेंका है तो जी नीचे की तरफ काम कर रही होगी, मतलब ऑपोजिट। बॉल जा रहा है ऊपर और जी काम करिए नीचे, डायरेक्शन ऑपोजिट है ना, तो उसी ऑपोजिट डायरेक्शन को शो करता है ये नेगेटिव साइन। अच्छा भाई मुझे निकालना क्या है, मुझे टी निकालना है। अच्छा टी निकालने के पहले v को और इंट्रोड्यूस कर दूं, v हो जाएगा 0। क्या अपनी मर्जी से, तो नहीं भाई, जब मैक्सिमम हाइट पे कोई चीज पहुंच जाएगी, अधिकतम ऊंचाई पे पहुंच जाएगी, तो उसका वेग 0 हो जाएगा, क्योंकि अब ये अधिकतम ऊंचाई के बाद अब ये नीचे गिरने वाली है, ठीक है ना। जब ये नीचे गिरने वाली है इसका मतलब क्या है कि ये इसकी जो प्रारंभिक वेग थी, वो जो चल रही थी जिससे, वो धीरे धीरे खत्म होते 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 फाइनली खत्म हो चुके। आइए तो कौन सा इक्वेशन लगाया भाई, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा ले, क्या, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। अच्छा ऐसा नहीं दिखता क्या, तो ऐसा देख लेते, u प्लस ए टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इस a की जगह पे हमारे पास है क्या, गुरुत्वीय जी टी, तो मैं सारी वैल्यूज लिख लेता हूं, v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। ना v की वैल्यू कितनी, 0 हो जानी है, u कितना 49 से शुरू हुआ था, 49 से शुरू हुआ था, है ना, g कितना, तो माइनस ऑफ 9.8, और t मुझे कैलकुलेट करना है। हो गई बात खत्म, एक इधर एक उधर ले चलिए, 9.8 टाइम्स ऑफ t को इधर लाइए, 49 को यहीं छोड़ देता हूं,
t इक्वल्स टू अगर मैं निकालूं तो 49/9.8। फर्दर अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो मुझे क्या मिलने वाला भाई, तो देखिए t इक्वल्स टू 490/98। चलेगा क्या, चलेगा भाई। डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है ना। ये मेरे हिसाब से ये पूरे 5 बार में कैंसिल हो जाएगा भाई। t इक्वल्स टू आ गया 5 सेकेंड। कितना आ गया भाई, 5 सेकेंड। यानी ये बॉल जो है ये 5 सेकेंड में ऊपर यानी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी। अच्छा भाई, तो ये कुल कितना टाइम लगेगा बॉल को वापस, ठीक है, बॉल को वापस बालक के हाथ में, बालक के हाथ में आने में लगा हुआ समय, आने में लगा हुआ समय। अब भाई जाने में जितना लगा है उतना ही आने में लगता है, यह बात तय है। जितना जाने में लगेगा उतना ही आने में भी लगेगा। गुरुत्वाकर्षण के अधीन वो गया था और उसी के अधीन गिर रहा है, तो मतलब दोनों समय ये जो जी की वैल्यू है उतनी है। मतलब जितनी तेजी से रिटार्ड हो रहा था ऊपर की तरफ जाने में, नीचे आने में उतने से एक्सिलरेट होगा। जो अवमंदन का रेट था वही नीचे आते समय त्वरण का भी रेट है, तो समान समय लगेगा भाई। तो मैं लिख लेता हूं t इक्वल्स टू T1 ऊपर जाते समय प्लस T2 नीचे आते समय, अर्थात मैं लिख लेता हूं ट्वाइस ऑफ t, मतलब मैं लिख देता हूं 2 × 5, दैट मीन्स 10 सेकेंड। जाकर के आने में कितना समय लगा, 10 सेकेंड। जाने में t, आने में t 10 सेकेंड। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक और क्वेश्चन है इसी में छुपा हुआ, आइए देखिए यहां के बाद पढ़िए। यदि लिफ्ट ऊपर की ओर 5 मीटर पर सेकेंड की एक समान गति से चलना प्रारंभ कर दे। देखिए यहां तक का पूरा कार्यक्रम अब भूल जाइए, खत्म हो गया ये बात। अब अगला क्वेश्चन ये है कि बॉल अब मेरे हाथ में है, बॉल मेरे हाथ में है और लिफ्ट अब ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई। बॉल मेरे ही हाथ में है और लिफ्ट ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गई। तब ध्यान रखेंगे ये एक समान चाल से चल रही है। एक समान चाल से चलने का मतलब क्या है भाई, कि लिफ्ट का कोई सच त्वरण नहीं देखने वाला। लिफ्ट त्वरित नहीं हो रही है, लिफ्ट में कोई त्वरण नहीं। तो मैं एक समान चाल से चलते रहूं ऊपर की तरफ या फिर स्थिर अवस्था में रहूं, दोनों मेरे लिए सेम हो जाएगी। कब, जब देखिए एक समान चाल से चलना प्रारंभ कर दे और वह बालक फिर गेंद को अपने पूरे जोर से फेंके, तो कितनी देर में वो गेंद लौटाई। भैया इसका पूरा जोर कितना है, इसका देखिए यहां पर भी लिखा था, पूरा जोर ये है कि ये 49 मीटर पर सेकंड से गेंद को फेंक सकता है। अब एक समान चाल से लिफ्ट ऊपर चल रही है और फिर से फेंका, तो भाई क्या फर्क पड़ता है। वो बॉल की भी इनिशियल वेलोसिटी, उस बॉल के लिए भी ये 5 मीटर पर सेकंड से जो चल रहे थे वो तो उसकी नेचुरल नॉर्मल कंडीशन होगी कि 5 मीटर पर सेकंड से बॉल भी ऊपर जा रहा हो, बालक भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहां पे लिख देता हूं, एक समान रूप से लिफ्ट के, एक समान रूप से लिफ्ट के ऊपर जाने पर, अगर ये ऊपर जा रही है तब, एक समान रूप से लिफ्ट के ऊपर जाने पर भी बालक द्वारा फेंके गए गेंद, बालक द्वारा फेंके गए गेंद को वापस आने में लगा समय समान होगा। अच्छा, वो समान कितना होगा भाई, तो वो 10 सेकेंड ही होगा। भाई उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि ये ऊपर जा रही, एक समान रूप से चले। अगर ये एक्सेलरेट हो रही होती तो चेंजेस आते, अगर ये लिफ्ट एक्सेलरेट होती तो ये चेंजेस आते, लेकिन एक्सेलरेट नहीं हो रही है, एक समान रूप से चल रही है। तो भाई ये इनर्शिया का कंडीशन मान लीजिए, है ना। इनर्शियल कंडीशन क्या थी कि अगर कोई वस्तु गत्यावस्था में तो वो गत्या में ही रहना चाहती है। तो ये बॉल इनिशियली 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा, तो चलने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अगर जैसे कि आपको ऐसा समझाऊं, आप ट्रेन में चल रहे हैं और ट्रेन में ही बैठे हुए, ट्रेन चल रही है, एक बॉल को आप ऊपर उछालेंगे तो ऐसा तो होगा नहीं कि बॉल को ऊपर उछा दिया तो जाकर के ट्रेन के वो पिछले वाले हिस्से से टकरा जाएगी बॉल। मतलब ऐसा, मैं ऐसा बैठा हूं, देखिए यहां पे मैं बनाता हूं सी, मैं ये सीट है, यहां पर हम बैठे हुए, है ना, ऐसा कुछ हम बैठे हुए भाई बिल्कुल फैल के, है। हमने एक बॉल को उछाल दिया यहां पे, तो और ट्रेन चल रही है,
तो ये ऐसा थोड़ी होगा कि बॉल आकर के पहले इसमें है ना, ये सीट में ऐसा आके टकरा जाएगी, नहीं, ये बॉल टकराएगी नहीं, ये बॉल यहीं पे ऊपर गई थी और यहीं पर वापस आकर के गिरेगी, ठीक है ना। अगर यही कंडीशन समझिए जब ये ट्रेन नहीं चल रही थी, रेस्ट में थी, तब भी यही होता ना, बॉल यहीं ऊपर जाती और यहीं पर नीचे आती। क्यों भाई? क्योंकि बॉल की गति इनिशियली जो ट्रेन की है वो तो इसके साथ में है ही अटैच, अलग से कुछ चेंजेस थोड़ी आ रहा है, ठीक है ना। अब वही बॉल बाहर, मतलब ट्रेन के बाहर, खिड़की के बाहर ऐसे उछालिए तो भैया वो पीछे चली जाएगी बॉल। खिड़की के बाहर उछालेंगे तो क्या हो जाएगी? पीछे चली जाएगी बॉल। लेकिन वहां पर उछालेंगे, ट्रेन के अंदर ही अंदर उछालेंगे, वो पीछे नहीं टकराएगी। एक्सीलरेट नहीं होनी चाहिए ट्रेन, ये बात ध्यान रखिए, नहीं तो पता चले ट्रेन धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ रही है, उस समय उछालेंगे तो भैया वो जाएगी, क्योंकि जब तक आपके हाथ में था, जब उस समय जो ट्रेन की स्पीड थी वही उसके पास स्पीड है, उस बॉल के पास, और जब आपने उछाला उसी समय ट्रेन तेज होगी, मतलब ट्रेन एक्सीलरेट होगी तो पीछे टकरा जाएगा। ध्यान रखेंगे, इसीलिए यहां पर साफ सुथरा लिखा था कि एक समान चाल से चल रहा है, मतलब वो एक्सीलरेट लिफ्ट नहीं हो रहा। चलिए भाई, आई होप आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आप चाहें तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि भाई हम पूरे आंसर्स बना रहे हैं अपने लिए। चलिए, आई होप अब आपका हो चुका होगा काम। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, हटाते हैं इसको और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। अगला क्वेश्चन ये है, अच्छा क्या आ गया भाई? पिता, बच्चा, माता, स्थिर प्रेक्षक, ठीक है। ये देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली जो बात हमने इनिशियली इस चैप्टर के शुरुआत में पढ़ी थी, वो यहां पे यूज होने वाली है भाई। जो शुरुआत में हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था उसकी बात करेंगे, उसी के जरिए क्वेश्चन हल होने वाला है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ समझ। 36 में गतिमान कोई लंबा पट्टा चित्र दिया है, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। एक बालक इस पट्टे के सापेक्ष 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से कभी आगे कभी पीछे अपने माता पिता के बीच में दौड़ रहा है। अच्छा भाई, माता व पिता के बीच की 50 मीटर दूरी है। बाहर किसी स्थिर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक के लिए निम्नलिखित का मान प्राप्त कीजिए। कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इसका मान प्राप्त करना है, लेकिन उसके पहले तो ये कंडीशन समझते हैं। कंडीशन क्या है? तो भाई ये कंडीशन आप ऐसा मान लीजिए, वो एस्केलेटर जो मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे है ना, जो लगे होते हुए एस्केलेटर, वो स्टेयर्स वाली की बात नहीं करूं मैं, तो नॉर्मल वो पट्टे वाली जो रहती है उसकी बात कर लेता हूं। अब उस एस्केलेटर पे क्या हुआ भाई? तो पिताजी तेजी में चलते हुए आगे निकल गए और जो माताजी थी ये पीछे रह गई, ठीक है ना भाई। सब लोग चढ़े होंगे ना ऐसा 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 वाला एस्केलेटर, ठीक है। ये चलती चली जाती है इस तरीके से ऊपर की तरफ। तो हुआ कुछ नहीं है भैया, पिताजी पहले चढ़ गए और वो आगे चले गए और बच्चा उन्हीं के साथ चला गया। अब पीछे पीछे मम्मी आ रही है ना, और जितना खाने पीने का सामान है वो सब मम्मी के पास है। पिताजी ने भैया डांट दिया, पहले मैं नहीं दिला रहा, तो भैया क्या हुआ? बच्चा भग लिया भैया, कहां? पीछे। किसकी तरफ? माताजी की तरफ। अब ये बच्चा भग रहा है माताजी की तरफ, लेकिन भैया माताजी के पास पहुंचा तो उन्होंने कहा ना ना मेरे पास पैसे थोड़ी है, पैसे पिताजी ले गए, तो एक काम कर। तो बच्चे ने कहा यार तुम कुछ नहीं दिलाओगे, मैं चला पापा के पास। तो ये बच्चा फिर आ गया किधर? पापा के पास। मतलब वो क्या कर रहा है? उसके बीच में, अपने माता पिता के बीच में दौड़ रहा है, कभी इधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है। और बाहर से एक बंधु, ठीक है ना, जो मॉल घूमने आए थे। अब ये मॉल घूमने आए थे तो इनके पास कोई काम तो ठहरा नहीं, तो देख रहे थे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है भाई। वो देख रहे थे बच्चा कैसे यार कभी पापा के पास जा रहा है, कभी मम्मी के पास जा रहा है, चल क्या रहा है ये। तो ये एक बाहर से खड़े होकर के देख रहे थे। मतलब कुछ बातें समझ में आई क्या? समझ में आई होंगी भाई। हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए क्या था? तो एक चीज समझिए, ये जो हमारा ट्रैक था ये भी चल रहा है, इस पे 2 लोग हैं, ये दोनों लोग स्थिर हैं, और जो बालक है ये ट्रैक पर भी चल रहा है। मतलब क्या? ट्रैक भी चल रहा है, उस पे बच्चा है वो भी चल रहा है। माता पिता अपनी जगह पे खड़े हैं, वो इज्जत से लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, वो उसके साथ जा रहे हैं, मतलब जो एस्केलेटर है ऊपर की तरफ जा रही है उसके साथ जा रहे हैं। लेकिन ये बच्चा जो है भैया धमा चौकड़ी मचा रहा है, और बाहर एक व्यक्ति है जो कि खड़ा है, मतलब इसके सापेक्ष ये भी गति कर रहा है और ये बालक भी गति कर रहा है। मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाली बात एक बार फिर से ध्यान करिएगा। देखिए स्थिर प्रेक्षक के लिए तो माताजी भी गति में है और पिताजी भी गति में है, ये दोनों गति कर रहे। लेकिन अगर मैं बात करता हूं माता और पिता, ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे को देख रहे होंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस कम ज्यादा हो रही होगी क्या? नहीं। मतलब ये दोनों कैसे है भाई? ये दोनों आपस में तो रेस्ट में है, लेकिन इस पर्सन के लिए ये दोनों किस में? मोशन में। अच्छा, लेकिन इन लोगों के लिए, माता पिता के लिए, इनका बालक ये मोशन में है, ये जो बच्चा है ये गति कर रहा है। कुछ कॉम्प्लेक्स समझ में आ रहा है भाई कि कुछ चीजें हैं जहां पर अब एनसीईआरटी हमको टेस्ट करने वाले, हमने बोला था ना कि एनसीईआरटी लगाना इसीलिए जरूरी है कि हमने अगर इसको उस समय पढ़ा होगा
और वो फैक्टर्स, वो बातें जो हमको भी नहीं पता कि यार ये हमको बनता है या नहीं बनता है, हमने सोचा जितना हमने पढ़ा उतना ही होता है, लेकिन यहां पर आकर के वो पिक्चर उलझ जाती है, तब पता चलता है यार ऐसा भी होता है। अच्छा, तो क्या होगा भाई, आइए जरा क्वेश्चन की बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल बताइए। पट्टे की गति की दिशा के विपरीत दौड़ रहे बालक की चाल बताइए। और अगले में बात करना है कि बच्चे द्वारा ए व बी, मतलब ये दोनों ए व बी में लिया गया समय यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता पिता करें तो कौन सा उत्तर बदल जाएगा। मतलब ए और बी की बात कर रहे हैं, इन दोनों में जो लिया गया समय है, यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता पिता कर रहे हैं तो कौन सा उत्तर बदल जाएगा। भाई ए बदल जाएगा या बी बदल जाएगा, इसकी हमको बात करनी है। आइए तो एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे ए की। ए में कह रहे हैं पट्टे की गति की दिशा में दौड़ रहे बालक की चाल। अब ये देखिए, पट्टा जो गतिमान है ये इधर की डायरेक्शन में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गतिमान है और बच्चा भी इधर ही डायरेक्शन में गतिमान है। दो लोग एक ही तरफ चल रहे हो तो इन दोनों की वेलोसिटीज ऐड हो जाएंगी या सबट्रैक्ट। एक बार अपने दिमाग में क्लिक कीजिए, हम बातें करना शुरू करते हैं। क्या करना है भाई, तो मैं लिखता हूं, तब तक आप सोचिए। पट्टे की, है ना, पट्टे की दिशा में बालक की चाल, तो सीधी बात है भाई, ये हो जाएगा बालक की चाल, बालक का की, ठीक है, दौड़ रहे बालक का चाल, चलो भाई, प्लस किसका भाई, तो बालक का चाल प्लस पट्टे की चाल, पट्टे की चाल। इन दोनों को मैंने क्या करना है भाई, ऐड। क्यों, क्योंकि दोनों एक ही तरफ चल रहे हैं। मतलब ये कुछ वैसा क्वेश्चन नहीं लग रहा कि एक बोट है, ऐसा ऐसा ऐसा, एक नदी है, नदी का पानी भी इधर ही चल रहा है और यहां इस पे रखिए भैया एक बोट चल रही है, तो बोट भी जो चल रही है वो भी चल रही है इसी डायरेक्शन में, जिधर नदी की धारा है उधर ही बोट भी चल रही है। तो इस केस में क्या होता है, जो नदी की वेलोसिटी होगी, जो नदी के पानी का वेग होगा वो, प्लस जो वेग होगा किसका भाई, हमारे बोट का, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहां पे क्या करना है, आपको इन दोनों को जोड़ देना है। तो जोड़िए, क्या क्या दिया है भाई, तो क्वेश्चन में हमें जो गिवन है उसके अकॉर्डिंगली पट्टा 4 किलोमीटर और बच्चा जो है वो 9, ठीक है। तो बालक की जो चाल है वो 9 किलोमीटर पर आवर प्लस पट्टे की जो चाल है वो 4, मतलब 9 4 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड से ये जो बालक है वो ए कंडीशन में, मतलब उसी की दिशा में जब दौड़ रहा होगा तो चल रहा होगा। अब ए पे मैं बात कर लेता हूं बी। बी में क्या करना है भाई, तो बी में कहना है पट्टे की गति की दिशा के विपरीत दौड़ रहे, है ना, पट्टे की दिशा के, पट्टे की दिशा के विपरीत बालक की चाल, बालक का चाल क्या होगा भाई, इसके विपरीत अगर बालक का चाल हम ज्ञात करना चाहें तो क्या होगा, तो सिंपली मैं ये लिखूंगा कि भाई जो पट्टे की चाल होगी, अब देखिए बालक क्या हो रहा है, बालक इधर की तरफ चल रहा, बालक यहां पर है और अब ये चल रहा है इधर की तरफ, तो ये जितना चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, 4 किलोमीटर पर और पीछे कोई खींच दे रहा। मतलब वही ऐसा समझिए, नदी इधर की तरफ चल रही है और बोट इधर की तरफ चल रही है, तो बोट भाई इधर की तरफ चल रही है लेकिन नदी क्या कर रहा है, थोड़ी दूर इसको इधर पीछे की तरफ शिफ्ट कर देगा। मतलब ये चलनों से रहा है। देखिए ऐसा कुछ मैं ऐसा लिख लूंगा, बालक की चाल का चाल माइनस कर देता हूं मैं किसका भाई, पट्टे की चाल। क्यों पट्टे की चाल माइनस, क्योंकि भाई पट्टा उसको क्या कर रहा है, उसको उतना कम कर देगा। वो चला तो पूरा 9 लेकिन 4 यूनिट पीछे हो गया भाई। क्यों, क्योंकि 4 यूनिट से उसका जो है, जो बेस जिस पे चल रहा था वही पीछे खिसक गई। तो पट्टे की चाल हो गई, बात खत्म। क्या कर दूं भाई, तो यहां पर ये दिया है 9 और ये कितना है भाई, तो ये है 4, मतलब 9 में से 4 गया यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब ये जो चल रहा है ये कितना चल रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो बालक है वो चलेगा किसकी तरफ भाई, तो वो चलेगा पट्टे की विपरीत दिशा में। ठीक है क्या, अब क्या काम कर लिया जाए भाई, तो यहां पर अगर ध्यानपूर्वक देखेंगे तो एक चीज छोटी सी और आती है, वो ये, अगर हम इसको लिखना चाहें, मतलब जनरली जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से लिखते हैं, तो यही स्टेटमेंट एग्जैक्टली ऐसा लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे भाई, तो मैं लिखूंगा वही पट्टे की चाल
माइनस बालक का चाल। मतलब देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई आपको, इसलिए मैं दोनों ही तरीके आपको सिखा रहा हूं। अगर आपका दिमाग चल जाता तो डायरेक्टली, नहीं चलता तो यही है एग्जैक्ट, जो मैं ये लिख रहा हूं ये एग्जैक्टली है ना, सैद्धांतिक रूप से यही होना चाहिए। 4 माइनस 9 मतलब माइनस 5 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पे मैं अलग से एक्सप्लेन करूंगा कि माइनस जो है ये बता रहा है किसको, विपरीत दिशा को। ये जो माइनस साइन है ये बता रहा है विपरीत दिशा को, ठीक है। यहां से इससे पता चल रहा है कि ये जो है ये किसको बता रहा है भाई, विपरीत दिशा को। अगर आपको एक्चुअली आता है, समझ में आता है, तो आप ऐसा करके काम चला सकते हैं, लेकिन अगर आप ट्रेडिशनली करना चाहें तो भाई यही है इसका एग्जैक्टली आंसर, ठीक है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। हम बात करना चाहेंगे अपने सी सेगमेंट की, सी क्वेश्चन के डिस्कशन शुरू करते हैं भाई। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट रखिए, लिख लीजिए, पॉज कीजिए, जैसा लगे भाई आप अपनी तरफ स्टोर करते चलिए, क्योंकि मैं हटाने जा रहा हूं। ये हटा दिया। आइए सी की बात करते हैं। सी में कह रहा है कि ए और बी में लिया गया समय यदि बालक की गति का प्रेक्षण उसके माता या पिता करें तो कौन सा उत्तर बदल जाएगा। एक काम करते हैं, समय कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले। आइए, बालक द्वारा लिया गया समय। अब बालक द्वारा लिया गया अगर समय मैं निकालूं तो मैं तो सिंपली ये लिखता हूं भाई, क्या तो भाई चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। तो समय बराबर क्या लिखूंगा मैं, दूरी बटा में चाल। क्या लिखूंगा, दूरी बटा में चाल। अब भाई दूरी माता पिता के बीच की कितनी थी, तो माता पिता के बीच की दूरी थी 50 और चाल कितना था बालक का। अब माता पिता है भाई, अब ये बाहर एक प्रेक्षक था, उसके लिए 4 किलोमीटर पर आवर से चलती। अब ये पिताजी भी 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहे, बालक भी और ये माताजी भी, सभी 4 किलोमीटर पर आवर से चल रहे। तो मतलब ये सभी आपस में अगर देखेंगे खुद को तो ये सब कैसे हैं, ये सभी मतलब रेस्ट कह सकता हूं मैं, है ना। ये आपस में, ये दोनों अपने आप को देख रहे हैं, ये इनके बीच के देख रहे हैं, तो ये सब रेस्ट में। दिक्कत किसके लिए था, ये बाहर से कोई था तब। तो अगर ये इस तरीके से देख रहे हैं अपने आप को, मतलब इनके बीच की जो दूरी है माता और पिता के, बालक तो चल रहा था, माता और पिता, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 50 मीटर गिवन है, वो 50 मीटर ही रह जाएगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक। अच्छा, चाल कितना है, चाल गिवन है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई चाल को यहां पे मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा। चाल जो गिवन है वो है 9 किलोमीटर पर आवर। अब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में जाने के लिए क्या करते हैं भाई, तो इसको लिखते हैं 9 इंटू, है ना, किलोमीटर को मीटर में चेंज करिएगा 1000, और ये नीचे कितना आता है भाई आवर्स को, तो 60 इंटू 60। यही काम करते हैं ना। मैं डायरेक्टली कर लूं क्या, चलेगा क्या, देखिए 1 2 ये 2 खत्म, है ना, 5 और ये 3, मतलब 9 गुणे 5 बटा में 18, 5 बटे 18 से गुणा करते हैं, 9 से इसको कैंसिल कर दीजिए 2, मतलब ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली 5/2। सिंपली हम चाहें तो इसको रख भी सकते हैं, ठीक है, 5/2। तो मैं डायरेक्टली यहां पे लिखता हूं 5/2, मतलब ऊपर चला जाएगा। हटा दूं क्या, अब समझ में आ गया होगा भाई। ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिया। क्यों किया, क्योंकि वो 50 मीटर में दिया था इसलिए, ठीक। अब इसको कैंसिल कीजिए, मतलब टाइम इक्वल्स टू कितना आ गया 20 सेकेंड। मतलब बालक द्वारा जो लिया गया समय है वो कितना है भाई 20 सेकेंड, ठीक है। यही वो समय है जब माता और पिता इस बालक को देख रहे होंगे कि ये मेरे पास से वहां तक चला गया, वहां से यहां तक आ गया, मतलब माताजी से पिताजी के पास पहुंच गया और पिताजी से माताजी के पास में पहुंच जाता है कितने में, टाइम t इक्वल्स टू 20 सेकेंड, ठीक। चलिए तो इसको और रख लीजिए। यहां तक हमने अपने क्वेश्चन नंबर 25 को खत्म किया। हम बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 26 पर। यह कह रहा है हमारा, किसी 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान के किनारे से 2 पत्थर को एक साथ ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है। क्या किया भाई, यहां पे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि ये 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान है और यहां से 2 पत्थरों को, एक पत्थर ये है एक पत्थर ये है, इन दोनों पत्थरों को यहां से क्या किया जा रहा है भाई, फेंका जा रहा है, इसको भी और इसको भी, दोनों को। एक को 15 मीटर पर सेकंड और दूसरे को 30 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से फेंका जाता है, ठीक है। ऊपर की ओर फेंका जा रहा है भाई, यहां से इसको भी और इसको भी, एक 15 और एक 30 के स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड और 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसका सत्यापन कीजिए कि नीचे दिखाया गया ग्राफ, जो यहां पर एक ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ
पहले पत्थर के सापेक्ष दूसरे पत्थर की आपेक्षिक स्थिति को समय के साथ परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मतलब दोनों की आपेक्षिक स्थितियों को यह प्रदर्शित करता है, यह शो करना है। एंड वायु के प्रतिरोध को नगण्य मानिए, मतलब एयर रेजिस्टेंस हमको 0 मानना है, और यह मानिए कि जमीन से टकराने के बाद यह पत्थर ऊपर की तरफ नहीं उछला, मतलब आया जमीन से टकरा और वहीं रह गया, ऊपर नहीं उछला। मान लीजिए जी की वैल्यू कितनी है 10, तो ग्राफ के रेखीय व वक्रीय भाग के लिए समीकरण लिखिए। मतलब इसका ये जो लाइन है स्ट्रेट और ये जो दिख रहा है वक्र, ये इन दोनों के लिए हमको क्या लिखना है, इक्वेशन लिखनी है। तो यहां पे जो वैल्यूज गिवन है हम उसके अकॉर्डिंगली बात करना शुरू करेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट किया जाए इस क्वेश्चन को। क्या क्या चीजें गिवन है पहले उसको मैं नोट डाउन करूं, फिर इसके बाद हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे एंड इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली हम बात भी करेंगे। आइए हम बात करते हैं यहां पे। तो सबसे फर्स्ट मुझे देखने को मिलता है इस ग्राफ में किसी 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान। ठीक है, मतलब चट्टान कितनी है भाई, तो ये 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान है। ये है 200 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान। मैं नेमिंग करूंगा अभी क्या कैसा है, पहले आपको लिख लूं। पहला जो चट्टान है, मतलब पहला जो पत्थर है उसको 15 मीटर पर सेकेंड से भेजा जा रहा है और दूसरा जो है वो 30 से। पहला पत्थर जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड से, दूसरा पत्थर जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से। एंड पूरी वैल्यूज में अब जी का मान एक दिया गया। ठीक, जी का जो मान है वो दिया हुआ है यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आइए चलिए इनके वैल्यूएशंस करना शुरू करते हैं। ये जो हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी जी की वैल्यू है भाई। 30 मीटर पर सेकेंड जो है ये दूसरा जो पत्थर है उसके लिए, है ना, दूसरा जो पत्थर है उसके लिए वेलोसिटी है। मतलब इसको मैं कह सकता हूं इसका दूसरे पत्थर के लिए वेग है। अगर मैं 15 मीटर पर सेकेंड के इसकी मैं बात करता हूं तो ये क्या है भाई, ये पहले पत्थर के लिए वेग है। मतलब इसको मैं कह सकता हूं क्या, v1 कह लेता हूं। और ये जो पहले से ही वो मतलब ऑब्जेक्ट इनिशियली ही कहां पे थी भाई, तो ये थी 200 मीटर पे। ठीक है, मैं अब कुछ इस प्रकार से बातें करना शुरू करता हूं। मैं अगर इसको इस तरीके से डिनोट करता हूं, मैं कह लेता हूं, क्योंकि मुझे यहां पर ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब मुझे अलग अलग टर्म्स के लिए, मतलब x1 पे x2 x3 x4 x5 इस तरीके से अलग अलग, मेरे पास दो ही है, दो के लिए ही काम कर रहा हूं। तो मैं ऐसा लिख लेता हूं, मैं इसको लिख लेता हूं x0 पर, ठीक है ना, और इसको भी मैं लिख लेता हूं u0। मतलब ये इनिशियल, ये लिखने का तात्पर्य क्या है भाई, ये इनिशियल की बात कर रही है, प्रारंभिक की बात हो रही है। अच्छा, तो अब मैं अगर लिखता हूं एक समीकरण किसके लिए भाई, तो मुझे ये पता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं इसी को लिखता हूं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, विस्थापन मतलब क्या होता है भाई, तो विस्थापन मतलब मैं कहता हूं कि टीएथ सेकेंड पर, टीवें समय पर जो उसकी स्थिति है उसमें से माइनस कर देता हूं मैं उसकी प्रारंभिक स्थिति को। इसको ध्यान से समझिएगा, यही होता है ना विस्थापन। ये x1 t का मतलब क्या, टीवें सेकेंड पर, किसके लिए, पहले वाले पत्थर के लिए, इसलिए 1 लिखा है। xt का मतलब क्या भाई, तो विस्थापन टीएथ सेकेंड पर। x0 का मतलब क्या हो गया, तो विस्थापन कब, जब वो 0 सेकेंड पर जो इसकी स्थिति थी वो। तो ये हो गया भाई। अब इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिखूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं u1 0 टाइम्स ऑफ t, चलेगा। 0 का मतलब क्या हो गया भाई, तो मतलब प्रारंभिक, पहले के लिए। अच्छा, पहले उसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, पहले ही पत्थर की तरफ फेंका जा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये a जो है, मतलब ये g जो लिखा हुआ है, ये अल्टीमेटली नेगेटिव हो जाएगा, मतलब ये 10 जो आएगा वो माइनस का आएगा, तो पहले माइनस लगा लिया, ट्वाइस 10 टी स्क्वायर। अब चलिए यहां से अगर मैं इसको फर्दर लिखना शुरू करूं, ठीक है। अच्छा, इसको एक काम करता हूं ना, वैल्यू रखा ही नहीं है तो अभी क्यों रख दे, जी टी स्क्वायर, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां से मुझे निकालना है x1 t, क्योंकि दोनों के सापेक्ष निकालना, तो x1 t निकालूंगा और x2 t, x1 t और x2 t, क्योंकि दोनों पत्थरों के सापेक्ष की बात हो रही थी। तो u1 0 टाइम्स ऑफ t, मतलब ये कितना है भाई, तो ये है 15। तो पहले तो इसको इधर ले आइए, x1 0 प्लस u1 0 t माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। किया क्या, तो ये x1 0 मतलब इनिशियल वाली जो स्थिति थी, पहले ही वो पत्थर क्या किया था भाई, तो पहले ही पत्थर को 200 मीटर की पहले ही हाइट पे रखा था, यहीं से फेंका था। इनिशियली ही ये 200 मीटर की हाइट पर है, तो इनिशियली ही 200 मीटर की हाइट पे है, मतलब ये x1 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 200 प्लस
ये u1 की वैल्यू कितनी है भाई, तो ये 15 टाइम्स ऑफ टी माइनस हाफ ऑफ g की वैल्यू कितनी है भाई 10, और ये है हमारा टी स्क्वायर। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो ये x1t इज इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा भाई, तो x1t इक्वल्स टू मुझे यहां से कैंसिल आउट होकर के मिल जाएगा, ये 2 से काट दीजिए, 5 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेता हूं। ये हो गया मेरा प्रथम समीकरण। अब क्या काम करना भाई, तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ना है हमें, और अब डिस्कस करनी है हमें आगे, हमको अब डिस्कस करनी है किसके लिए भाई, तो मैं ऐसा कहता हूं कि मान लीजिए ये जो बॉल था है ना, वो ऊपर गया और वापस अपनी स्थिति में आ गया। मतलब क्या, वापस अपनी स्थिति में आने पर बॉल गया और वापस आ गया, तो इसका कुल विस्थापन कितना हो गया भाई, ये x1t जो था ये कितना हो जाएगा, 0 हो गया, तो मतलब ये हो गया 0 इज इक्वल्स टू 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। अच्छा, ये यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, ये हुआ क्या होगा भाई, ये गया तो मतलब हो गया उसका x1t का जो मान था, जो x1t का जो मान था ये 0 हो गया, यानी जहां से चला था पुनः वहीं पहुंच गए, तो ये 0 हो जाता भाई। अब क्या करना है मुझे यहां से, तो यहां से देखिए मैं अगर इन सभी को इधर ले आता हूं तो ये क्या मिलेगा मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ 5t स्क्वायर, माइनस ऑफ 5t स्क्वायर है ना, प्लस 15t इज इक्वल्स टू प्लस 200 इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से अगर सॉल्व करते हैं t को, तो ये t कितना मिल जाएगा भाई, तो यहां से मुझे t देखने को मिल जाएगा 8। ठीक है, ये t को यहां पे समीकरण है, सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा 8 सेकेंड, 8 सेकेंड आ जाएगा मुझे टाइम। अच्छा, अब मैं बात करता हूं इसी प्रकार दूसरे पत्थर के लिए। मैं किसके लिए बात करना चाहता हूं, अब दूसरे पत्थर के लिए। अब जब मैं दूसरे पत्थर के लिए बात करूंगा तो देखिए कुछ बातें समझते हैं। होगा क्या, शुरुआती समय की अगर मैं बात करता हूं तो ये 200 के हाइट से ही फेंका है ना, तो मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, x2 टाइम्स ऑफ t अगर निकालेंगे तो फॉर्मूला जो चल रहा था यहां पर वही रहने वाला है, बस बदले क्या, तो x2 0, ठीक है, x2 टाइम ऑफ 0 प्लस u2 0, ठीक है, टाइम्स ऑफ t माइनस ऑफ हाफ gt स्क्वायर। इसमें तो कोई बदलाव नहीं कर सकते। चलिए इसके लिए वैल्यू रखिए भाई, तो x2 टाइम्स ऑफ t इज इक्वल्स टू x2 0, भाई x1 0 की बात करो, x2 0, दोनों पत्थर को शुरुआती समय में 200 मीटर की ऊंचाई से ही फेंका गया था, तो ये तो 200 ही होगा, प्लस u2, लेकिन इसका प्रारंभिक वेग जो है, ये जो है ना, ये अल्टीमेट, इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं u2 0, इसको u1 0, तो u2 0 प्रारंभिक वेग कितना है भाई इसका, तो प्रारंभिक वेग है इसका 30 मीटर पर सेकेंड, तो 30 इंटू टी माइनस हाफ ऑफ जी की वैल्यू फिर से वही 10 रहने वाली है, और टी स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, अर्थात x2t की अगर आप बात करेंगे तो ये 200 प्लस 30t माइनस, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा था, ये 5t स्क्वायर, खत्म बात। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करूं भाई, मुझे दोनों के सापेक्ष की बात करनी थी, तो इन दोनों के सापेक्ष बात करते हैं। मतलब पत्थर 1 को पत्थर 2 के सापेक्ष, खत्म बात। क्या कर दो भाई, अगर इन दोनों के सापेक्ष बात करते हैं तो मैं लिखूंगा भाई x2t माइनस x1t, x2t माइनस x1t। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दीजिए, ठीक है, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, समीकरण 1 को घटा दीजिए, क्या बनेगा भाई, तो समीकरण 2 देखिए 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर, समीकरण 2 हो गया, माइनस समीकरण 1 की बात करिए तो कितना है भाई, ये भी है 200 प्लस 15t माइनस 5t स्क्वायर। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो देखिए ये 200 से 200 खत्म, ये से ये खत्म, बस 30 में से कितना बचेगा, 15। मतलब मुझे समझ में आता है x2t माइनस x1t इज इक्वल्स टू कितना बचा भाई, 15t। इसको एक समीकरण नंबर 3 डाल देता हूं, और
इससे एक बात समझ में आती है कि यह एक और रैखिक समीकरण है। ये कैसी समीकरण है भाई? रैखिक समीकरण। क्यों कह पा रहे हो रैखिक समीकरण? क्योंकि देखिए विस्थापनों का सबट्रैक्शन है। आगे क्या बचा 15t। अगर आप इसमें पावर्स देखें टाइम का, तो टाइम का पावर स्क्वायर नहीं है। टाइम का जो पावर है कितना है? 1। इसका मैक्सिमम घात कितना है? 1। एक मैक्सिमम घात है, मतलब यह रैखिक समीकरण है। यह एक रैखिक समीकरण है, अतः इसे सरल रेखा से प्रदर्शित करेंगे। सरल रेखा से प्रदर्शित करेंगे। यह सरल रेखा से प्रदर्शित हो जाएगा। अच्छा, अब यह आ गया, अगर मैं यहां पर सेपरेशन निकालूं कि कुल कितना जो विस्थापन हुआ, कितना सेपरेशन हुआ दोनों में, तो दोनों में अगर सेपरेशन निकालने की बात आती है तो देखिए दोनों के अलग होने का समय, दोनों के जो अलग होने का समय था वो है भाई 8 सेकेंड, और कुल अलगाव की बात करेंगे, मतलब कुल कितना अलग हो गया, मतलब उसकी दूरी की बात करेंगे, तो दूरी कितना होगा? x21 माइनस x1t, तो मतलब 15 इंटू 8, ये समय का गुणा कर दे तो इतना देर लगा उसको अलग होने में, तो 15 गुणे 8, 15 8 है 120 मीटर। यानी कुल कितना सेपरेशन हुआ भाई? 120 मीटर का। अर्थात मुझे एक बात समझ में आती है कि 8 सेकेंड तक ये चलेगा स्ट्रेट लाइन में। 8 सेकेंड तक ये कैसा चलेगा? स्ट्रेट लाइन में, ऐसा 8 सेकेंड तक ये पूरा ऐसा चला स्ट्रेट लाइन में, सीधी सरल रेखा। ठीक है, एक काम करता हूं, मैं इसको फिर से यहीं पे एक बार ड्रॉ भी कर देता हूं आपके लिए। आइए, अगर इसको ड्रॉ करूं तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना? चलिए चलिए चलिए, अभी मैं इसको फ्रेम कर रहा हूं, अभी इसको बनाते हैं। ये दोनों मेरे एक्सिस हो गए, इसको हटा देता हूं, ये बन गया। अच्छा, यहां पे क्या करना है भाई? तो यहां पे सिंपली ये काम करना था, यहां पर और ये। ठीक है, इन दोनों ग्राफ्स में हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये देखने को मिल रहा है कि 8 सेकेंड तक, तो 8 सेकेंड तक आपको क्या दिख रहा है भाई? 8 सेकेंड तक तो ये स्ट्रेट लाइन है, 8 सेकेंड तक ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है ना? मैं अपने हेल्प के लिए 2 लाइनें और ड्रॉ करूंगा, है ना, जिससे कि इसको प्लॉट कर सकूं। 2 लाइनें और क्यों भाई? यहां पर मुझे टाइम को ड्रॉ करना है, टाइम को प्लॉट करना है, तो यहां पर मुझे टाइम मिल जाएगा, और यहां पर वो जो अधिकतम दूरी जो अभी हमने कैलकुलेट करी है, क्योंकि सत्यापन ही करना था भाई, इन्होंने यही कहा है कि भैया सत्यापन करके दीजिए। आइए हम देखते हैं कि हमने सत्यापन किया या नहीं किया, क्योंकि एक ग्राफ प्लॉटेड हमारे पास क्वेश्चन में भी गिवन है, और हम एक फ्रेम भी कर रहे हैं, हम एक बना भी रहे भाई। ये मुझे पता है, ये क्या दिखता है भाई? ये टाइम है, और यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर मुझे देखने को मिल रहा है क्या भाई? तो ये मेरा x है ना, विस्थापन है। तो ये वाली जो दूरी है ये कितनी है? 120 मीटर। 120 मीटर तक देखिए बिल्कुल स्ट्रेट गई, और ये समय कितना होगा? तो ये समय होगा 8 सेकेंड। ये जो समय है ये कितना समय है? 8 सेकेंड तक ये बिल्कुल स्ट्रेट गई है, ये सीधी गई। आइए चलिए एक्चुअल ग्राफ से ट्राई करते हैं। एक्चुअल जो हमें क्वेश्चन के साथ में ग्राफ दिया, ये देखिए 8 सेकेंड, और यहां से करके देखिए 120 तक ये कैसी दिख रही है? ये दिख रही है मुझे सरल रेखा, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। इसके बाद ये कैसी होगी? कर्व्ड। क्यों भाई? क्योंकि ये जब अब सेपरेट हो चुकी है दोनों पत्थर, तो भाई अब जब गिर रहे हैं वो जमीन की तरफ, तो ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहे हैं, मतलब ये एक्सिलरेट हो रहे हैं हर समय। और जब ये गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिर रहे हैं, ठीक है ना, ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंच गया। अब यहां से जब ये गिरेगा तो ये गिरेगा कैसा? ये गिरेगा ऐसा। ठीक, ज्यादा ही कर्व हो गया, थोड़ा सा कम, ये स्ट्रेट हो जाएगा। ये कैसा हो गया भाई? परवलयाकार। मतलब 8 सेकंड के बाद में ये कैसा हो गया? परवलयाकार। कब हुआ परवलयाकार? 8 सेकंड के बाद। और 8 सेकंड से पहले कैसा दिख रहा है? तो सरल रेखा। आई होप कि अब आपको पूरी बात समझ में आई है। हमने पूरी इक्वेशन निकाली भी है, निकालने के बाद हमने इसका सत्यापन कर लिया। ठीक है ना? चलिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रखिए, या फिर चाहे तो अभी भैया पॉज कीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि बाद के लिए पेंडिंग काम कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भैया, बिल्कुल टकाटक याद रखते चलेंगे। हटा देता हूं मैं भैया, क्योंकि अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ना है। और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए चलिए क्वेश्चन पे चलें।
तो क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करने वाला हूं। यहां पे कह रहे हैं एक ग्राफ है, ठीक है, किसी निश्चित दिशा के अनुदिश चल रहे किसी कण का चाल समय ग्राफ दिखाया गया है। ये चाल है और ये समय, ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम हाइट है ये अल्टीमेटली 12 को डिनोट कर रही है, ठीक। चलिए, ए टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड से टी इक्वल्स टू 10 सेकेंड तक में और टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड से टी इक्वल्स टू 6 सेकेंड के बीच में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। ए तथा बी में दिए गए अंतरालों की अवधि में कण का औसत चाल क्या है। अच्छा, दूरी भी ज्ञात करनी है और औसत चाल भी ज्ञात करनी है। तो चलिए एक बात समझाता हूं, मैं दोबारा से याद दिलाता हूं। बेसिकली हमने ये पढ़ा हुआ है भाई कि ये चाल है और ये है समय। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल किसी ग्राफ का हम कैसे लिखते हैं भाई, तो हम लिखते हैं y अक्ष पे जो भी दिया है वो रखिए, गुणे x अक्ष पे जो दिया है उसको रखिए। y अक्ष पे क्या दिया भैया, चाल। x अक्ष पे क्या दिया है, समय। चाल बराबर क्या होता है भाई, तो ये होता है हमारा दूरी बटा में समय। और यहां पर भी क्या मिलेगा मुझे, समय। इस समय से समय को काटिए, क्या मिलेगा, दूरी। बहुत बार देख चुके हैं, बहुत बार बिल्कुल याद हो चुका है। क्या क्षेत्रफल जो होगा, मतलब इसके अंदर का जो क्षेत्रफल होगा, ये पूरा क्षेत्रफल मुझे किसके बारे में बताने वाला, मुझे दूरी के बारे में बताने वाला। अच्छा भाई आइए, तो इन्होंने तो कहा था ना हमको क्या निकाल के दीजिए, हमको इन समय अंतरालों में देना है कण की औसत चाल। तो मैं लिखता हूं फॉर्मूला, क्यों मैंने वो सिखाया अब आप समझेंगे। औसत चाल बराबर, हमने तो यही पढ़ा है भाई, कुल तय की गई दूरी, कुल तय की गई दूरी बटा में कुल समय अंतराल। अच्छा भाई, कैसे क्या क्या काम कर लूं, तो कुल तय की गई दूरी चाहिए पहले तो, है ना। ये नहीं है मेरे पास। कुल समय अंतराल तो मुझे पता है 0 से t सेकेंड, ठीक है। ये कहां से कहां तक कह रहे हैं, t10 से t0। तो t10 से t0 कितना होगा भाई, तो 10 सेकेंड। मैं लिख लूं क्या, डायरेक्टली लिख लेता हूं भाई, ये हो गया 10 सेकेंड। कुल दूरी नहीं पता। कुल दूरी पता करने के लिए अभी हमने सिखाया, क्या सिखाया भाई आपको, कि यहां पे आप निकाल लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है भाई हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ आधार गुणे ऊंचाई। अब आधार कितना और ऊंचाई कितनी है, ठीक है। तो देखिए हाफ बेस कितना है भाई, ये कितना दिख रहा है आपको, 0 से 10, और ऊंचाई कितनी दिख रही है भैया, 12। इन्होंने ही तो कहा है, 2 से काट दीजिए 6, मतलब ये कितना हो गया, 60। मतलब ये क्या निकला, 60 मीटर। यानी ये त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकाल रहा है, अल्टीमेटली ये क्या निकाल रहा है, कुल दूरी। यही चीज किसको निर्देशित करती है, कुल दूरी को। कुल दूरी कितनी है, 60 मीटर। तो कुल दूरी होगी भैया 60 मीटर। 60 बटा 10 मतलब क्या, 6 मीटर पर सेकेंड। ये निकल गई हमारी क्या, ए में, मतलब इसमें 6 मीटर पर सेकेंड, ये हमारी निकल गई औसत चाल। अब बारी किसकी है, अब बारी है अगले वाले सेगमेंट की। अगले वाले सेगमेंट में अब थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा, इसके बाद हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कह रहे हो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड से 6 सेकेंड के बीच। तो यहां पे कुछ भैया थोड़ा सा झोल है। देखिए 2 सेकेंड में यहां कह देता हूं और 6 सेकेंड बिल्कुल एग्जैक्टली यहीं पर, ठीक है ना। अच्छा 2 सेकेंड को थोड़ा और आगे करता हूं, ये 2 सेकेंड हो जाएगा और ये 6 सेकेंड हो जाएगा। 5 से 1 यूनिट जैसे बढ़ेंगे 6 सेकंड हो जाएगा। 2 की बात करेंगे तो आधा से थोड़ा सा पीछे होगा। अर्थात अगर मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूं मेरे इसके अकॉर्डिंगली, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये 2 सेकंड से शुरू होकर के जाएगी यहां तक और ये 6 सेकंड पे आके खत्म हो जाएगी। मतलब ये पूरी लाइनें कुछ इस प्रकार से बची हुई है अब मेरे पास। ये 2 सेकंड और ये यहां पे 6 सेकंड, ठीक है। मतलब अब मुझे इसमें निकालना है क्या, इसमें निकालना है मुझे, है ना, औसत चाल। तो मुझे जो दूरी निकालनी है, अब वो दूरी देखिए ये वाली निकालनी, ठीक है। ये अब ये देखिए ना, आपको ये डायग्राम कुछ क्या प्रॉपर दिख पा रहा है क्या, तो आप कहेंगे नहीं यार ये कोई भी रेगुलर डायग्राम नहीं है। तो क्यों ना मैं इस डायग्राम को क्या कर दूं, इसको 2 टुकड़ों में बांट देता हूं। इस डायग्राम को मैंने क्या किया, अब 2 टुकड़ों में बांट देता हूं। 2 टुकड़ों में बांटने का मतलब क्या भाई, तो मैं एक तो 2 से चलूंगा और 5 तक अगर मैं पहुंचता हूं ये, तो ये एक मुझे दिख रहा है एक डायग्राम, ठीक है ना। यहां पे मैं कैलकुलेट करूंगा सबसे पहले इसका क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये क्या दिख रहा है, ये ट्रेपेजियम दिख रहा है ना।
ये एक ट्रेपेजियम दिख रहा है, इसका मैं क्षेत्रफल। दूसरा, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो ये 6 तक आऊंगा, और ये, अच्छा इसका कलर चेंज कर देता हूं मैं। दूसरा जो है 1 यूनिट के लिए चलनी है सिर्फ और सिर्फ, ये 1 यूनिट के लिए चले, और ये इसका। अब इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना है, तो भैया इन दोनों का क्षेत्रफल निकालना तो बड़ा ही टिपिकल काम हो जाएगा। तो इसके लिए क्यों नहीं काम करें कि इसी तरीके से दिखने वाला जो हमारा था सेकंड इक्वेशन, अगर आपको ध्यान में हो, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर को जैसे हमने प्रूव किया था, वो कुछ इसी तरीके से तो प्रूव किया था ट्रेपेजियम बना के, तो उसको ही हम यहां पर यूज कर लेते हैं और उससे ये डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा। तो क्या करें भाई, सबसे फर्स्ट तो मुझे कैलकुलेट करना है इस पोजीशन पे, ये इसकी वैल्यू है ना, यहां पर चाल कितनी, यहां पर चाल कितनी, 2 सेकंड पे चाल कितनी, कैसे कैलकुलेट होगा भाई, ये 2 सेकंड पर चाल कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए हम इसके शुरुआत करते हैं, हम बनाते हैं इसको, ये मैं हटा देता हूं, है ना, उसको शुरू करते हैं। क्या करना है, बहुत आसान है। सबसे फर्स्ट तो मुझे एक बात ये पता करनी है कि यहां पर मुझे त्वरण अगर निकल जाए, जैसे देखिए मुझे ये निकालना है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो मुझे 2-3 चीजें चाहिए। क्या क्या चाहिए भाई, एक तो मुझे इसमें मिसिंग है, u की वैल्यू मिसिंग है, t मेरे पास है, कितना t है भाई, तो वो कह रहे हैं ना कि आपको 2 से 6 सेकंड तक चलना है, 2 से 6 सेकंड तक, लेकिन मैंने 2 से 6 को भी 2 टुकड़ों में बांटा, 2 से 5 प्लस 5 से 6, मैंने 2 टुकड़ों में कैसे बांटा, 2 से 6 सेकंड तक का जो मुझे टाइम दिया गया था, मैंने देखा मेरे ग्राफ का नेचर अलग अलग था, तो एक तो 2 से 5 सेकंड की मैंने बात कर ली, और दूसरा मैं बात करूंगा कहां से, तो 5 से 6 सेकंड की, मतलब समयावधि 1 सेकंड यहां पर है और यहां पर 3 सेकंड है, ठीक है ना। यहां पे कितना कितना भाई, एक जगह पे ये मेरा 6 सेकंड है, और जो 6 सेकंड है मतलब 5 से 6 वो 1 सेकंड हुआ, और यहां पर 3 सेकंड, यानी ये यहां से यहां तक जाने में जो ये लगा है, ये कितना टाइम लग रहा है भाई, तो ये टाइम देखिए ना, 5 में से 2 जाएगा, 3 सेकंड लगा है, यानी टाइम मैं यहां पर लिख सकता हूं 5 - 2 दैट इज 3 सेकंड। अच्छा भाई, ये काम हो गया। अब मुझे चाहिए होगा क्या, मुझे निकालना है u, मुझे निकालना है a। अब a भी नहीं है और s तो मुझे कैलकुलेट करना ही करना है, इसी के लिए तो ये पूरी मेहनत हो रही है। तो u और a कैसे निकलेगा, तो ये निकालना आसान है। अगर मैं यहां पे बात करता हूं किसी भी ग्राफ में, किसकी भाई, स्लोप, ढाल की, तो ढाल हमेशा लिखते हैं y अक्ष अपॉन में x अक्ष। अब y अक्ष अपॉन x अक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो y अक्ष पे क्या लिखा है, चाल, और x अक्ष पे क्या लिखा हुआ है, समय। तो चाल बटा अगर समय मैं लिख देता हूं, ठीक है ना, क्या लिख लूं, चाल बटा में समय, यहां पे मैंने लिख लिया चाल बटा में समय। अब ये चाल अगर एक ही दिशा में है तो इसी चाल को बदल करके हम क्या लिख लेते हैं, तो इसी चाल को बदल के हम लिखते हैं वेग बटा समय, और वेग बटा समय आप सभी को ज्ञात है कि भैया ये होता है त्वरण, मतलब a निकल जाएगा, एक्सेलरेशन निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए त्वरण बराबर क्या लिखूंगा भाई, तो त्वरण बराबर y एक्सिस पे जो भी मान है अपॉन x एक्सिस पे। कैसे निकालें, क्या चाल सिर्फ यहीं से यहीं का निकलेगा क्या, या पूरा निकाल लूं, तो मैं तो कहता हूं पूरा निकाल लेते हैं, ठीक है ना। एक बात बताइए, एक लाइन है, इसकी स्लोप निकालनी है, तो 2 तरीके से समझिएगा। मैंने यहां से यहां तक इसको काट रखा है, ये 0 से, और ये है मेरा 5वां सेकंड, ठीक है ना। मुझे इसकी स्लोप जब निकालनी है तो क्या जरूरी है कि इसका स्लोप निकालते समय मैं यहां से यहां तक का ही स्लोप निकालूं। मैं अगर इसको ओरिजिन से 0 से ही पूरा ये स्लोप निकालूंगा, ये तो सेम ही होगा ना इसका ढाल भाई। इस पे मैं अगर कोण की बात करूंगा, यहां कोण निकालूं, यहां पर मैं एक कोण निकालूं, या यहां पे कोण निकालूं, या यहां पे कोण निकालूं, ये सभी जगह जो कोण का मान, एंगल का मान होगा तो सेम होगा भाई। तो क्यों ना मैं शुरू से आखिरी तक के लिए निकाल लूं। तो मैं यहां पे एक काम करता हूं, मैं त्वरण लिखता हूं, कितना है भाई, तो स्लोप निकालते समय y अक्ष अपॉन x अक्ष, y अक्ष पे कितना मान है, ये 12, और x अक्ष पे कितना टाइम है भाई, तो 5, 12/5, ठीक है ना। मतलब इसको अगर मैं कैंसिल कर लूं तो ये मुझे मिल जाएगा करीब करीब 5 से 5 दूना 10, ठीक है, 5 से 2 बार में 10, 2 बच जाएगा, है ना, 20 हो जाएगा, तो 5 के 20, 2.4, ठीक है, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण मिल गया। अब मुझे निकालना है प्रारंभिक वेग, या फिर ऐसा लिखता हूं 2 सेकेंड पर वेग, 2 सेकेंड पर इसका वेग कितना होगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड पर वेग निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा भाई, है ना। तो देखिए त्वरण से मुझे वेग निकालना है, तो
त्वरण बराबर होता है भैया वेग बटा में समय, है ना। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, त्वरण गुणे समय, खत्म ना बात, त्वरण गुणे समय। आइए चलिए देखिए आपके पास क्या क्या वैल्यूज गिवन है, रख दीजिए। त्वरण मुझे 2.4 गिवन है और समय कितना दिया भाई, तो 2 सेकंड में निकालना है, अर्थात ये कितना हो गया भाई, तो 4.8 मीटर प्रति सेकंड। 4.8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से यहां पे ये वस्तु ऊपर की तरफ गमन करना शुरू कर, कहां तक पहुंचाना है, 5 तक। तो अब मुझे निकालना क्या था, तो मुझे तो निकालना औसत चाल, मतलब मुझे निकालना एस। देखिए मैंने यू निकाल दिया, यू आ गया मेरा, यू आ गया 4.8 मीटर पर सेकेंड, ए आ गया मेरा 2.4 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे जो कैलकुलेट करना है वो मैं कह रहा हूं कि मुझे कैलकुलेट करना है एस, तो मैं अब लिखता हूं एस इक्वल्स टू होता है भाई मेरा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो जरा देखिए यू की जगह पर लिखता हूं मैं 2.4, क्यों लिख दिया, सॉरी 4.8 भाई, 4.8 क्यों लिख दिया, क्योंकि यहां पे इस बिंदु पे जो, मैं इसको आपको हटा दूं, यहां पे देखिए, यहां पर मैंने लिया था 2, तो ये 2 पर ये जो प्रारंभिक चाल जो होगी, वो जो चाल होगी ये है भाई मेरी 4.8, ये 4.8, यहीं से वो अब चलना शुरू कर रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि 2 से 6 सेकंड के बीच में बताइए, तो यहां से चलना शुरू करे तो यहां पर इसका चाल कितना भाई 4.8, तो ये u हो गया 4.8। टाइम कितना लेना है, तो टाइम है मेरे पास 3 सेकंड, ये पूरा करने के लिए मेरे पास टाइम है 3 सेकंड। अच्छा भाई, इसके बाद प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, त्वरण हो रहा है, मतलब 2.4, ये 2.4 इनटू, ठीक है, इनटू टी स्क्वायर, टी स्क्वायर मतलब क्या भाई, तो 3 का स्क्वायर, खत्म हो गई बात। 4.8 इंटू 3 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ 2.4 इंटू 9। अब एक काम करिए, कैंसिल आउट करना शुरू कर देता हूं मैं, तो ये 4.8 इंटू 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 4.8 इंटू 3 करेंगे कितना होगा भाई, तो 4.8 मतलब 8 से 3 बार में करेंगे 24, 2 है ना, 8 से 3 बार में 24, 2 और 4 3 12 और 2 14, कितना है डेसिमल 114.4 प्लस, इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये कितना हो जाएगा 1.2.4 है, तो 1.2 इंटू 9, 14.4 प्लस 12 ही कह लू मैं उसको, है ना, एक डेसिमल लगा लेंगे, तो 12 से 9 बार में करेंगे तो कितना होता है भाई, तो 108 दशमलव लो। अब ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, 2 4 और 1 5 और 1 और 1 2, एक अंक के बाद डेसिमल, मतलब कितना आ गया 25.2, ये आ गया मेरी कुल दूरी, कितनी आ गई 25.2, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गई कुल दूरी 25.2, लेकिन औसत निकालने के लिए क्या सिर्फ इतने में काम हो जाएगा क्या, तो मैं कहूंगा नहीं, इतने में काम नहीं होगा, मुझे निकालना पड़ेगा अगला वाला पोर्शन भी। तो मतलब मैं ये लिख लेता हूं यहां पर, ये आ गया 25.2 मीटर। अब मुझे ठीक इसी प्रकार ये वैल्यू मुझे चलेगी, है ना, एक्सीलरेशन की, मुझे अब निकालनी होगी किसकी भाई, तो मुझे इसके अगले पोर्शन में निकालना होगा बचा हुआ सेगमेंट, कौन सा, ये 5 से 6 वाला, ये वाला 5 से 6 वाला, ये। तो देखिए अब ये त्वरण किसमें बदल चुका है, मंदन में, यही त्वरण किसमें बदल चुका है, मंदन में। जब ये त्वरण मंदन में बदल चुका है तो अब इसके लिए कैसे कैलकुलेशंस बनेंगे, आइए चलिए देखते हैं। अब मैं इसको हटाता हूं थोड़ा सा और इसको भी, क्योंकि फाइनल पॉइंट लिख लिया 25.2, इसको डायरेक्टली यहीं पे लिख देता हूं 25.2। आप इसको नॉर्मली सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा। मुझे अब लिखना है आगे के लिए, ठीक है। तो अब मुझे क्या दिख रहा है भाई, तो टाइम इक्वल्स टू दिख रहा है 1 सेकेंड। अब कहेंगे क्यों 1 सेकेंड, तो 5 से 6 टाइम इंटरवल इतना ही। एक्सीलरेशन जो था वो अब रिटार्डेशन में बदल चुका है, मंदन में बदल चुका है, -2.4 लिखूंगा। कैसे मुझे पता लगा भाई, तो मुझे इसलिए पता लगा कि ये जो है अब ये नीचे की तरफ जा रही है, तो -2.4। अच्छा, अब ए निकल गया, टी हो गया। अब इसके लिए यू कितना होगा ये बताइए, प्रारंभिक वेग इस चीज के लिए, इसके लिए तो ये 5 से चलना शुरू किया, तो 5 पे इसकी चाल कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। ध्यान से देखिए 5 पे इसकी चाल कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए मुझे अतिरिक्त मेहनत करना पड़ा, 4.8 निकालना पड़ा, क्योंकि यहां गिवन नहीं था,
ये 5 से 6 जाने के लिए यहां पर गिवन था, तो ये लिख लिया u। अब मुझे क्या चाहिए भाई, u हो गया, a हो गया, t हो गया, तो मुझे s नहीं मिलेगा क्या, तो लिख लेता हूं मैं, अच्छा इसको ऐसा कर लें क्या, इसको s1 कह लेता हूं मैं, इसको s1 कह लेता हूं, है ना, इसको s2 कह लेता हूं। तो s2 कितना निकल जाएगा भाई, तो आइए चलिए सब कुछ रखते हैं, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, u मतलब 12, t मतलब 1, टाइम 1 है, माइनस प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि ये a का माइनस आ जाएगा, हाफ a मतलब 2.4, इसका माइनस बाहर कर दिया मैंने ऑलरेडी, टी स्क्वायर मतलब 1 अल्टीमेटली, यानी s2 की अगर मैं बात करता हूं तो 12 माइनस ये कितना हो जाएगा भाई, तो ये 1.2, 12 में से 1.2 माइनस करना, अच्छा 12 में से 1.2 माइनस कर देंगे तो 11 हो जाएगा, यानी 10.8 मीटर, खत्म। ये कितना आ गया s2, 10.8 मीटर। अब इसमें अगर मैं कैलकुलेशंस करना शुरू करता हूं तो मुझे क्या निकालना है भाई, मुझे निकालना है यहां पर औसत चाल। क्या निकालना है, औसत चाल। तो औसत चाल के लिए सेम काम है भाई, क्या करते हैं, औसत चाल बराबर, क्या काम करना होता है, तो औसत चाल बराबर मुझे करना होता है, यहां पर लिखना होता है सिंपली, पहले जो चले थे मतलब s1 प्लस क्या कर दूं मैं s2 अपॉन में लिया गया कुल समय, ठीक है ना, t, ठीक है। तो कितना भाई, s1 प्लस s2 अगर करते हैं तो ये 25.2 है, देखिए ध्यान से 25.2, ये कितना है भाई, तो 10.8। अच्छा टाइम कितना लगा, तो 3 सेकंड पहले लगा था और 1 सेकंड ये चलने में लगा, 4 सेकंड कुल, यानी ये 25.2 और इसको कर देंगे 26, 10 36, 36 बटा में 4 आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकंड। ये हो गया मेरा माध्य वेग कह लीजिए, औसत चाल कह लीजिए, ये हो गया मेरा 9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है भाई, समझ में आया क्या। ये देखिए अगेन मैं अब उसकी बात कर लूं कि जो हमने डेरिवेशन जब कर रहे थे ना सेकेंड इक्वेशन की, तब मैंने आपको बोला था कि ये जो है आपको एक ट्रेपेजियम जैसा जो दिख रहा है, ये देखिए इसकी यूटिलाइजेशन अब आपको समझ में आएगी कि भाई फिजिकली मतलब वास्तव में कहां यूज करेंगे। ये देखिए वास्तव में कैसे यूज हुई, मतलब 2 से 6 सेकंड डायरेक्टली नहीं जा सकते थे क्योंकि यहां से यहां तक त्वरण हो रहा था, लेकिन यहां से यहां तक क्या होता, मंदन। तो त्वरण अलग से निकाला, मंदन का अलग से निकाला, तब जाकर के मुझे मिली क्या, मुझे मिली कुल 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 दूरी, कुल विस्थापन। और इसके जरिए मैंने निकाला क्या, इसका औसत चाल, क्योंकि हमें यही निकालना था, हमें यह औसत चाल निकालना था, हम निकाल चुके हैं। ठीक है, चलिए अब चाहे तो आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि मैंने जो यहां से डिलीट किया था वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा पोर्शन भाई, इसका कैलकुलेशन, वो आप दोबारा से भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है भाई, बढ़े क्या आगे अपने क्वेश्चन नंबर 28 पे, तो भाई बिल्कुल बढ़ा जाए क्वेश्चन नंबर 28 एंड इट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेगमेंट। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है भाई। एक विमीय गति में किसी कण का वेग समय ग्राफ चित्र में दिखाया गया, ये दिखाया गया एक विमीय गति हो रही है, एक दिशा में गति हो रही है। अच्छा, नीचे दिए गए सूत्र t1 से t2 तक के समय अंतराल की अवधि में कण की गति को वर्णन करने के लिए कौन सा सूत्र सही है। t1 से t2 तक, यहां से यहां तक, इसके लिए ये कौन सा ग्राफ है भाई, vt ग्राफ है ना, वेग और समय ग्राफ है। तो कौन कौन सा समीकरण यहां पर जो दिए हैं वो सही है, इसकी बात करना चाहें। फर्स्ट समीकरण कह रहे हैं xt2 इज इक्वल्स टू xt1 vt1 t2 माइनस t1 हाफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करता हूं फर्स्ट इक्वेशन की, ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं अगले इक्वेशन की। ठीक, एक बार चेक करते हैं, फिर इसके बाद काटेंगे कौन कौन से गड़बड़ हो रहे हैं। vt2 इज इक्वल्स टू vt1 प्लस a t2 माइनस t1। ठीक है, आगे और बात करता हूं मैं। v एवरेज इक्वल्स टू xt2 माइनस xt1 अपॉन t2 माइनस t1। अच्छा, इन तीनों की तो बात अब करके चलूं मैं। देखिए इन तीनों की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखिए xt2 की बात करें, xt2 का मतलब क्या, यहां पर कुल कितना विस्थापन हुआ, यहां तक पहुंचने में कुल कितना विस्थापन हुआ, यह बराबर है xt1 प्लस vt1। ठीक है, जो वेलोसिटी है कब, t1 पे, है ना, और t2 माइनस t1 मतलब टाइम। अच्छा, मैं लिख के बताता हूं, देखिए xt2 का मतलब क्या है, देखिए एक एक करके मैं लिखता हूं, आप बहुत आसानी से समझेंगे। xt2 का क्या मतलब है, तो फाइनल जो डिस्प्लेसमेंट है वो, ठीक है, ये फाइनल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये क्या है भाई, प्रारंभिक। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, xt2 माइनस xt1 इज इक्वल्स टू, ये लिख सकते हैं s। इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, ये देखिए इसको इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये s है, s इक्वल्स टू ये अब लिखा हुआ vt1
मतलब वेलोसिटी t1 पे यानी u t प्लस यहां पे क्या दिख रहा है भाई, हाफ, ठीक है ना, हाफ a t स्क्वायर, ये a है, और t2 माइनस t1 का मतलब क्या है, जो टाइम इंटरवल है वही ना, तो t2 माइनस t1 मतलब a t स्क्वायर। अर्थात एक बात समझ में आती है, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये तो सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गड़बड़ी क्या है, गड़बड़ी ये है कि भैया यहां पे जो ये डिस्कशन हो रहा है, ये टाइम स्क्वायर, हमें जो मिल रहा है ये क्या मिल रहा है, टाइम स्क्वायर मिल रहा है, बस इसलिए। चलिए आगे बढ़ता हूं, मैं इसको जरा लिखता हूं, वी टी टू इज इक्वल्स टू, वी टी टू का मतलब क्या, t2 मतलब ये फाइनल वेलोसिटी, और देखिए कहीं पर भी जैसे xt1 लिखा है, इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक स्थिति, इसका मतलब क्या है, प्रारंभिक स्थिति। कहीं पर भी अगर इसी तरीके से आपको लिखा जाता है vt1, इसका मतलब क्या है भाई, ये भी है प्रारंभिक वेग। इसी चीज को और तरीके से लिखा जा सकता है, देखिए इसी को कहीं पर लिखा जा सकता है x0, इसका मतलब है प्रारंभिक, मैं यहीं पे लिख देता हूं बराबर करके, x0 भी कहीं पे आपको लिखा हुआ मिले, इसका मतलब भी क्या है, प्रारंभिक स्थिति। अगर कहीं पे आपको v0 लिखा हुआ मिले, इसका मतलब क्या समझेंगे, ये प्रारंभिक स्थिति। और यही चीज अगर xt लिखें, xt या फिर xt2 लिख लें, मतलब ये कौन सी स्थिति हो जाएगी, ये अंतिम स्थिति, ये अंतिम स्थिति। इसी प्रकार से अगर कहीं पे vt लिखा मिल जाए, ठीक है, कहीं पर vt लिखा हुआ मिल जाए, तो इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब होता है, या vt2 कह लूं तो इसका मतलब होता है अंतिम वेग। बस इतनी सी बात आपको करनी थी, ठीक है। अब आपको ये बातें समझ में आएगी। vt2 लिखा है मतलब ये फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है, vt2 कह रहे हैं मतलब क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी v। vt1 का मतलब u प्लस ये क्या लिखा है भाई, at। अगले की बात करते हैं, अगला जो लिखा हुआ है ये एवरेज वेलोसिटी, v एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या, x2 माइनस xt1, मतलब ये क्या है, ये कुल विस्थापन, ये क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन, फाइनल स्थिति माइनस प्रारंभिक, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बटा में t2 माइनस t1 का मतलब क्या हो गया, समय अंतराल। ध्यान से देखेंगे तो यही लिखा। अब इसमें डिसाइड कीजिए कि ये जो ग्राफ है वो किसको दिखा रहा है। तो देखिए ये जो ग्राफ है ना तो वो इसको एक्सप्लेन कर पा रहा है, ना इसको, मतलब ये कर रहा है किसको भाई, ये थर्ड एवरेज को इसको एक्सप्लेन कर सकता है। ग्राफ, ये जो ग्राफ दिख रहा है ये इसको एक्सप्लेन कर सकता है। इसी प्रकार से और भी कुछ क्वेश्चन है इसमें। अगर हम बात करते हैं, हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ में दिख रहा है वी एवरेज, मतलब अगर एक्सीलरेशन अगर एवरेज निकालना है, त्वरण का अगर मुझे औसत निकालना है, तो vt2 माइनस vt1 दोनों वेलोसिटीज को माइनस करके, ये क्या अंतिम वेलोसिटी, ये अल्टीमेटली लिखा हुआ है v माइनस यू, ये क्या है v माइनस यू अपॉन t। तो ये तो एवरेज एक्सीलरेशन आता ही भी, एवरेज एक्सीलरेशन का ही फॉर्म है, और ये यहां से निकल जाएगा। बात इसकी नहीं कि समीकरण सही है कि नहीं, समीकरण सही है भाई, इस ग्राफ से निकलेंगे क्या भाई, फर्स्ट और सेकंड भी सही था, लेकिन हमने उसको रिजेक्ट किया, क्यों, क्योंकि इस ग्राफ से एक्सप्लेन नहीं हो रहा था, उसके लिए स्ट्रेट लाइन चाहिए थी। ठीक है, अगला xt2 माइनस xt1 प्लस v एवरेज t2 माइनस t1 हाफ ऑफ a एवरेज t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ना इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा ये ग्राफ। फाइनल है xt2 माइनस xt1 इज इक्वल टू t। ठीक है, मतलब इस अक्ष को दिखाई गई बिंदु रेखा के बीच में दर्शाए गए वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल, मतलब ये इनके बीच में आने वाला क्षेत्रफल। हाँ भाई ये निकाला जा सकता है, ये मुझे इस ग्राफ से मिल जाएगा। मतलब मुझे ऐसा दिख गया कि थर्ड था, फोर्थ था और सिक्स था, इनको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। बाकियों के कैलकुलेशंस के लिए मुझे क्या लगती है, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी। ये स्ट्रेट दिख रही है क्या आपको, नहीं दिख रही ना, तो भाई जो मैंने ये पढ़ा था ना v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, अभी आपको दिखाया, बिल्कुल सेम समीकरण दिख रही थी। ये मुझे बिल्कुल सेम समीकरण दिख रही थी। इसमें एक्सप्लेन करता है कि इसको स्ट्रेट लाइन को, क्या ये स्ट्रेट है, नहीं नहीं है, मतलब क्या है, ये थर्ड निकाल सकते हैं। देखिए एवरेज की बात कर रहा हूं, क्यों एवरेज की, क्योंकि एक समान नहीं है भाई, ये एक समान नहीं है, एक समान नहीं है, तो ये सब चीजें चालू हो जाती। कौन सी एवरेज, हमने देखा था ना कि जब कोई चीज एक समान चल रही है, कांस्टेंट है ना, तो उसमें क्या होता है भाई, जो एक मान मुझे मिल जाता है उसके जरिए मैं कैलकुलेशंस कर लेता हूं। लेकिन जब कोई चीज बदल रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो जब भाई बदलाव हो रहा है तो बदलाव को प्रदर्शित करने के लिए मुझे निकालना होता है एवरेज, एक बीच का मान जो सही हो। वैसे देखिए एवरेज के लिए तो ठीक है, इन दोनों के बीच में अगर करेंगे तो इसका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। इतना कुछ भाई हमारा सही है जो हमसे यहां पे क्वेश्चन में मांगा गया।
ठीक है भाई, चलिए तो अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न यहां पर होते हैं समाप्त, और कुल मिलाकर के हमारे चैप्टर के अंतर्गत दिए गए सभी क्वेश्चंस होते हैं खत्म। कौन से भाई? जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो भी, इसके बाद में हमने देखा कि आपने अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न को सब कुछ खत्म कर लिया। तो भाई बाकी कोर्स कंटेंट कैसे मिलता है? तो बाकी कोर्स कंटेंट के लिए आप करते हैं अपने मैसेज बॉक्स में, बेसिकली आपके सर्च बॉक्स में, भाई मैसेज बॉक्स से आप कमेंट कर सकते हैं, सर्च बॉक्स से आप क्या कर सकते हैं, हमें सर्च कर सकते हैं। आप जाइए, डालिए magnetbrains.com, आपको आपके सामने इस तरीके से एक पेज ओपन हो जाता है जहां पर आप अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यही है इंडिया नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। क्या मिलता है भाई? तो यहां मिलता है सीबीएसई K-12 इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई 7 to 12 हिंदी मीडियम। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है भाई, सीबीएसई अल्टीमेटली एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं, ये सब कुछ एनसीईआरटी बेस्ड मिल जाती है। साथ ही यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड एक्सक्लूसिवली मिल जाता है, मतलब आप किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पढ़ाई कर सकते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, बट यूपी और बिहार बोर्ड के लिए एक्सक्लूसिव क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है, जिसके जरिए हम जो भी रेफरेंस बुक्स वहां पे चलती हैं उसके अकॉर्डिंगली भी वीडियोस को आपको देते हैं, जहां से आप एक क्वालिटी एजुकेशन जारी रख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आईआईटी, जेईई या नीट जैसे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप इसको टैप कीजिए, आपकी क्लासेस इजीली इसके ऊपर ओपन हो जाती हैं। आप अपने क्लास को सेलेक्ट करते हैं, सब्जेक्ट मिल जाता है, सब्जेक्ट को जैसे सेलेक्ट करते हैं ये देखिए आपके चैप्टर्स ओपन हो जाते हैं। आप किसी भी एक चैप्टर को, जो भी चैप्टर आपको पढ़ना है, शुरू से पढ़ते हैं भाई, बिल्कुल लाइन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, आप इसको क्लिक कीजिए। यहां पर क्या मिलता है? तो उस चैप्टर का सबसे पहले कॉन्सेप्ट वीडियोस, अलग अलग वीडियोस फॉर्मेट में आपको पूरा चैप्टर सिखाते हैं भाई। इसके बाद क्या करते हैं? वन शॉट रिवीजन, एक साथ पूरा चैप्टर रिवाइज। इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि अभी हम कर भी रहे थे। इसके बाद एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, और भी बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। करना क्या होता है? जस्ट क्लिक ऑन इट एंड प्ले योर वीडियो लाइक दिस। ऐसा आपका वीडियो प्ले हो जाता है, जिसको कहीं पर भी आप पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं भाई, अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात है, यहीं से नेक्स्ट वीडियो करके आप अपने अगले वीडियो पर चले जाते हैं, मतलब आपको भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो अभी के लिए क्या करना है? इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलना चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी लेकर के आता है फ्री क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास 7th to 12th, क्वालिटी कंटेंट एंड एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, हम मिल रहे हैं अपने अगले सेशन में और नए सेगमेंट्स के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।